हेलो एवरीवन। मैं प्रखर आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। पिछले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश का गठन पढ़ चुके हैं। तो आज हम भौगोलिक विभाजन स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अपना मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, और थोड़ी और मैं ज्योग्राफी की जो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझने के लिए रहती हैं उसको भी मैं थोड़े आराम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप आराम से पानी वगैरह लेके अच्छे से बैठिए। बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है मेरे हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि हम जानते हैं भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। इसको यहाँ पर मैं और डिटेल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 225 मिलियन ईयर मीन्स 225 लाख साल पहले ये जो आपको पृथ्वी दिख रही है ये कुछ इस प्रकार की थी कि ये पूरी जो आपको आइलैंड अभी यहाँ पे ये दिख रहे हैं जो महाद्वीप, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। इसको बोलते थे पेंजिया। और ये पूरा जो आपको सागर दिख रहा है जल का से भरा हुआ, इसको पैंथलासा बोलते थे। अब अब समय के साथ क्या हुआ, इसमें इसके दो भागों में विभाजन हुआ। ऊपर वाले भाग को बोला अपन ने लॉरेशिया और नीचे वाला जो भाग था उसको बोला गोंडवाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, ये आपका एशिया वाला यूरोप वाला पोर्शन, और ये आपका गोंडवाना लैंड से साउथ अफ्रीका निकला है। ये अफ्रीका का पोर्शन, ये आपका अंटार्कटिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है ये आपका इंडिया है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत आप बोलते हैं, जो मैंने बताया था भूमध्य कर्क रेखा के जो नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका यहाँ पर ये यहाँ से धीरे धीरे आके यहाँ पे टकराएगा। तो ये आपका लॉरेशिया, ये गोंडवाना, और इसके बीच का जो सागर है इसका नाम आपका पेंजिया ना होकर अब इसको तैथिस सागर कहा जाता है। ये आपका ज्योग्राफी का है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। वहाँ पे और डिटेल में आपको चीज़ें जानने मिलेंगी। यहाँ सिर्फ नॉर्मल आप जानिए, ये पेंजिया सागर पैंथलासा होता है। दो भागों में इनका विभाजन हुआ, ये ऊपर वाला लॉरेशिया और दक्षिण वाला गोंडवाना, और गोंडवाना लैंड का ही भाग ये प्रायद्वीपीय है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर जो ऊपर लॉरेशिया वाला भाग था उससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप बोलते हैं उनका निर्माण हुआ, और नीचे गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनका निर्माण हुआ। अब समय के साथ क्या हुआ, ये जो भाग है ये आपका यहाँ से खिसकते खिसकते यहाँ एशिया के इस भाग में टकरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 100 लाख साल पहले ये कंडीशन थी, और अभी का जो अर्थ है धीरे धीरे आके यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत टकराया। और इसी के टकराने के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, कुछ नदियाँ विलुप्त हुई, कुछ नई नदियाँ ने जन्म लिया, और बहुत सारे चेंजेस हुए थे, वो भी अपन भूगोल के पोर्शन में देखते हैं। यहाँ सिर्फ आप सिंपली समझिए ये गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए बोला जाता है कि जो अपना मध्य प्रदेश है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ये इसका रीजन है। ये गोंडवाना लैंड, ये हिस्सा यहाँ आके यहाँ टकराया, यहाँ पर टकराया, और ये आपका भारत यहाँ पे पूरा निर्माण हुआ। का विस्तार है उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण से हुआ है। तो ये आपका अभिसरण मीन्स खिसकना बोल सकते हैं। उत्तर पूर्व की ओर ये खिसका और यहाँ पर टकरा के इसका निर्माण हुआ। तो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत है। तो आपका ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग हमने बताया था ऐसा है या जिसके तीन तरफ समुद्र होता है या जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। अगर चार तरफ हो जाए कि चारों तरफ जल है तो आपका वो आइलैंड हो जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय है तीन तरफ।
प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भूमध्य रेखा के नीचे वाला, और यहाँ पर आपका उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित है। सिंपली ये अपने पहले पढ़ चुका था, इसको अपन और डिटेल में यहाँ पढ़ा है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है जिसको आप लैंड लॉक स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं किसी भी समुद्र तट व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लैंड लॉक स्टेट क्या होती हैं। ऐसे स्टेट या ऐसे क्षेत्र जिनकी भौगोलिक सीमा किसी भी समुद्री तट या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती, ऐसे आपके 5 स्टेट थे, ऐसे आपके 5 राज्य थे। चलिए आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप कहीं भी देख के मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप करके या कैसे भी आप बताइएगा कि 5 कौन से राज्य हैं जो लैंड लॉक राज्य हैं, लैंड लॉक स्टेट हैं भारत के। ठीक है, आप इनको ढूंढ के अलग से लिख के रखिएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश भारत की प्राचीनतम धरातलीय संरचना से निर्मित है। इसमें आद्य महाकल्प से लेकर नवीन महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये नवीन महाकल्प और आद्य महाकल्प क्या होता है? ये आपका कालक्रम होता है जिसको आप टाइमलाइन बोलते हैं, कि प्राचीन काल से लेकर और नए काल तक की जो चट्टानें हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ गोंडवाना लैंड का जो मैंने यहाँ बताया था वो उसका डिटेल में लिखा है। गोंडवाना लैंड प्राचीन बृहत महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणी भाग था। ये आपने देखा, ये पेंजिया था, ये पूरा पेंजिया था, उसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। उत्तरी भाग को ये आपने लॉरेफिया देखा। और गोंडवाना लैंड का भाग एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा। तो इसका जो नामकरण था वो एडवर्ड सुएस ने किया था, भारत में जो गोंडवाना क्षेत्र उसके नाम पर। ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत भारत तथा समीपवर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर, ये सारी चीज़ आती हैं। तो दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर, तो अपन ने यहाँ देखा था ये आपका भारत हो गया। ये छोटा सा जो हिस्सा है ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा हुआ है। तो भारत के उत्तर मध्य मीन्स उत्तर साइड है और मध्य में बसा हुआ है मध्य प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार पूरा बताया। ये जो आपका हिस्सा होता है ये पूरा, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, कर्क रेखा के नीचे वाला, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा, तो इसके उत्तर पे गंगा, यहाँ पे आपको यहाँ से निकलती हुई गंगा दिखेगी और यहीं से आपको यमुना आके यहाँ गंगा में मिल जाती कि गंगा के, तो इसके मैदान पूरे यहीं पर है, मैदानी इलाके हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ओके, मैं इसको अपन और अच्छे मैप में देखेंगे। पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो आपका यहाँ पर मैं एक छोटा सा मध्य प्रदेश बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता अच्छा बनेगा, पर फिर भी ये आपका मध्य प्रदेश है, जिसके उत्तर में यहाँ पर गंगा और यमुना का मैदान है। पश्चिम में आपको यहाँ अरावली पर्वत मिलेगा, ये आपका अरावली पर्वत आ जाता है। आपको पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान, तो ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के मैदान मिलेगा। और दक्षिण में ताप्ती नदी, तो यहाँ से आपको ताप्ती नदी ऐसी निकलती हुई मिलेगी जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती। दक्षिण में ताप्ती नदी, पूर्व में आपको गंगा यमुना का मैदान मिल जाएगा। ये पूरा गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ से पूरे भारत में ये गंगा यमुना का मैदान होता है। यहाँ पर आपको अरावली पर्वत मिलेगा। यहाँ ये ताप्ती नदी ऐसे निकलती है, उसी के समांतर में नर्मदा नदी रहती है। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का मैदान मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ फैल गया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारी मध्य प्रदेश के चारों तरफ की पोजीशन रहती है, क्या क्या है। हमने देखा था कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समांतर निकलती है। आप समझ ही गए होंगे। कर्क रेखा पर स्थित
मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं। उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। उज्जैन संभाग, ये आपका उज्जैन संभाग, आपका ये भोपाल संभाग पूरा आ जाता है इसमें। ये आपका भोपाल संभाग 5 जो ज़िले हैं पूरे के पूरे। सागर के आपके 2 ज़िले आते हैं, जबलपुर संभाग के 2 ज़िले और शहडोल संभाग के 2 ज़िले। तो ये आपके 14 ज़िले यहाँ हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो अभी मैंने बताया ताप्ती नदी द्वारा तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती। तो यहाँ मैंने जो ये जो मध्य प्रदेश रहता है, ये आपका जो मध्य प्रदेश है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ से आपकी ताप्ती नदी निकली है जो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। और ये आपकी यहाँ से चंबल नदी निकलती है जो कि आपकी आप देख सकते हैं इसकी उत्तरी सीमा ये पूरी चंबल नदी बनाती है। यहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है। तो ये आपका यहाँ पे नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं भौगोलिक विभाजन कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चट्टानों, मिट्टियों, नदियों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग हैं मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में आपके आ जाते हैं मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये आपके मध्य उच्च प्रदेश होते हैं। आपका सतपुड़ा का पठार जो है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका है जो है, तो ये आपका यहाँ पे सतपुड़ा का पूरा क्षेत्र आता है। ये आपका क्षेत्र सतपुड़ा का हो जाएगा। आपका पूर्वी पठार, तो यहाँ पे बघेलखंड का पठार आएगा, ये आपका बघेलखंड का हो गया। और बाकी जो पूरा एरिया बचा वो आपके मध्य उच्च प्रदेश में आ जाता है। तो जिसमें आपकी यहाँ पर नर्मदा घाटी आ जाती है, यहाँ पे आपका रीवा पन्ना का पठार आ जाता है, यहाँ आपका ये पूरा बुंदेलखंड का पठार होता है, ये आपका यहाँ इतना मध्य भारत का पठार होता है। ये भी ज़िले, यहाँ के ज़िले भी शामिल होते हैं। बाकी ये जो बचा ये आपका मालवा का पठार होता है। इसको और अच्छे से मैप में देखेंगे, यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे समझ आ रहा है। तो अपने 3 भाग देखें, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा, और सतपुड़ा में आपकी ये छोटी छोटी श्रेणियाँ आएंगी जैसे बड़वानी, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल। इनको भी डिटेल में देखेंगे। पूर्वी पठार में आपका बघेलखंड का पठार है। तो ये आपका मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका मध्य भारत का पठार। यहाँ के जितने ज़िले हैं ये पूरा यहाँ से लेके ये जो एरिया है ये आपका मध्य भारत का पठार आता है। ये आपका यहाँ ये बुंदेलखंड का पठार आता है जिसमें यूपी का एरिया भी जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका यहाँ पर ये रीवा पन्ना का पठार आपका इतना रहता है, जिसमें आपके रीवा, पन्ना, सतना, छतरपुर ये ज़िले आते हैं। यहाँ आपका ये बघेलखंड रहता है। ये इलाका आपका बघेलखंड का होता है, जिसमें आपका सिंगरौली, सीधी, थोड़ा पन्ना, छप्पर और थोड़ा शहडोल वाला एरिया आता है। ये आपका बाकी जो एरिया है ये आपका पूरा मालवा प्रदेश आता है। यहाँ अपन ने देखा था मध्य प्रदेश के पश्चिम में ये अरावली श्रृंखला है जो कि यहाँ दिल्ली तक जाती है। यहाँ आपका ये विंध्याचल पर्वत है, ये कि यहाँ गुजरात तक रहता है, गुजरात एंड राजस्थान के एरिया में। उसी के समांतर आपकी ये नर्मदा घाटी, यहाँ आपकी नर्मदा यहाँ से निकल के ऐसी बहती है और उसी के आसपास का जो एरिया है वो नर्मदा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। उसी के नीचे आपको ये पूरा सतपुड़ा पर्वत मिल जाएगा, उसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मेकाल।
ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। एक ये वाला मैप भी देख लेते हैं छोटा सा, जिसमें आपको दिख रहा है ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड है, ये रीवा पन्ना पठार, ये बघेलखंड, ये आपका सतपुड़ा का पठार है, पठारी क्षेत्र है, ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है और ये मालवा का क्षेत्र है। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है भौगोलिक दृष्टि से। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मेकाल, सैणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में ये सारे आते हैं। सतपुड़ा पठार आपका नीचे वाला एरिया पूरा, और पूर्वी बघेलखंड में पूर्वी एरिया बघेलखंड में। अब इनकी अपन डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। अभी आपका थोड़ा हो सकता है, अगर आप नए हैं तो आपको ये थोड़ा ऊपर से चीज़ें जाएंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आप नए नए सीखेंगे। जैसे कि अपन आगे देखते, तो ये जलवायु पूरा एक टॉपिक रहता है, आपकी मृदा पूरी एक टॉपिक रहती है, नदियों का पूरा टॉपिक रहता है, वन पूरा एक अलग टॉपिक है, कृषि और फसल ये अलग टॉपिक है, आपके ये उद्योग एक पूरा अलग टॉपिक रहता है, पर्यटन पूरा अलग एक टॉपिक रहता है। तो ये अलग अलग टॉपिक हैं यहाँ पर, उन्हीं के हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो एरिया आपका दिख रहा है मालवा पठार। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की। तो ये जो मालवा का पठार आपने अभी देखा था, ये पूरा एरिया है। तो इसमें अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा नर्मदा नदी के उत्तर में, ये आपकी नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में स्थित और नर्मदा नदी मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा है, ये आप देख ही सकते हैं। इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार है, इसके आप उत्तर में देखेंगे ये मध्य भारत का पठार है। पूर्व में आपको यहाँ बुंदेलखंड का पठार मिलेगा मालवा के, व रीवा पन्ना पठार भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्थिति की बात करें तो मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा की घाटी है, पूर्व में आप बोलें तो मध्य भारत है, सॉरी उत्तर में मध्य भारत का पठार है, पूर्व में आपका बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार है। ये आपकी स्थिति है। मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो रीवा पन्ना का ये जो पठार है इसके बारे में पूछ लेंगे, या फिर सीधे पूछ लेंगे मालवा के पठार की। तो आपको लिखना है मालवा का पठार के बारे में जो भी यहाँ पर डिटेल है कि इसके उत्तर में मध्य भारत है, पूर्व में बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पठार है, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा घाटी है, और पूर्व में आप बोल सकते हैं पूर्व में ये अरावली पर्वत यहाँ पर है। ये इसकी स्थिति हो गई। इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो 20 डिग्री 17 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये यहाँ से ये एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में। ये आपका 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आपका 74-20 पूर्वी देशांतर, तो ये आपका 74-20 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। से आपका यहाँ 79-20 पूर्वी देशांतर तक ये रहता है। ये आपकी देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति हो गई। मुझे नहीं लगता ये कहीं पूछा जाएगा, तो आपको मैं एक अंदाज़ा करने के लिए बता दूंगा, अगर कभी भी पूछा जाए तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, तो आगे भी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो मध्य प्रदेश के बीच से कर्क रेखा निकलती है ये, जो कि है 23.5 डिग्री की, ठीक है। और मध्य प्रदेश का हमने देखा था ये आपका 21/6 होता है उत्तरी अक्षांश, इसको नॉर्थ बोल सकते हैं। और ये आपका जो ऊपर रहता है ये आपका 26-30 रहता है शायद, तो 26-30 उत्तरी अक्षांश। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मालवा का पठार कहाँ है या फिर मध्य भारत का, तो ऑब्वियसली मध्य भारत का स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, ये एरिया है मध्य भारत के पठार का।
ये एरिया, तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है 26-30 तो ऊपर रहेगा ही। यहाँ आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं 23 के आसपास ही रहेगा। तो कितना रहेगा आपका 23 के आसपास, कहीं 20 हो सकता है या 20 करीब यहाँ पे आपका रहेगा। तो ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये रेखाएं, 3 रेखाएं यहाँ पे पता है, 21 पता है, 21/6 और 26-30, और बीच की आपको पता है 23। तो अब इन 3 रेखाओं से आप अपना अंदाज़ा लगा के क्वेश्चन में ऑप्शन छांट सकते हैं। तो ऐसे आप ऑप्शन छांट लीजिएगा। और देशांतर की बात करें तो ये आपकी यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हो जाएगी, ये आपकी 74/9 पूर्वी देशांतर होती है। मध्य प्रदेश की स्थिति बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी हो जाती है 82°48' पूर्वी देशांतर। और आपकी यहाँ से निकलती है 82.5° जो कि भारत की मानक समय रेखा होती है। अगर आपको मानक समय रेखा नहीं पता तो पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैंने मानक समय रेखा बताया है। और अगर नहीं, या फिर आप इसको भूगोल में और अच्छे से जानेंगे, जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब ये अच्छा आता है। अक्षांश देशांतर उसमें पूरा एक टॉपिक है। तो हमें देशांतर पता है 74°9' पूर्वी देशांतर से 82, तो अपन थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों रेखाओं की कि इनके बीच में रहेगा, कि आप बीच में निकाल सकते हैं 74 और 82 के बीच में क्या है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 77 या 78 बोल सकते हैं। तो ये बीच का रेखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 ये है। ये आपकी मध्य भारत की बात करें, आप मध्य भारत का ये जो अपन पोर्शन बात करें, ये आपकी 78 है। तो ये कितनी होनी चाहिए, 79 है, और 79 है। और ये आपकी 72, 74.2। तो यहाँ की आपकी 74.2 यहाँ से स्टार्ट होती। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये आपका इतने में छूट 9 से 20 तक इतना एरिया होता है। 20 से यहाँ से स्टार्ट होती। तो ऐसे थोड़े आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कभी भी अगर कोई भी आपको समस्या आए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम रहता है प्री में अपन को सारी चीज़ें करने के लिए। और ये मैंने एक बार यहाँ पे अपनी डिटेल में समझ ली कि आपको हमेशा काम में आएगी। तो आपको ये इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी कि इतने सारे आपके मध्य भारत, ये आपका ये मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी के ये सारे क्षेत्र, अक्षांश से देशांतर आपको याद नहीं रखने। तो नॉर्मल आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहाँ से कितना कितना होगा। अब मेन आपको फिर से मालवाई के पे आते हैं वापस, काफ़ी डिटेल में हो गया यहाँ पर। अब अपन का क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल हो गया 88,222 किलोमीटर, जो कि आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 28%। तो मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। पठार भौगोलिक विभाजन में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो मध्य भारत का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई बात करें तो 300 से 600 मीटर की औसत ऊंचाई है। इसके अंतर्गत जिले आपका यहाँ देखेंगे भोपाल संभाग, यहाँ ये आपका पूरा उज्जैन संभाग, और यहाँ थोड़ा इंदौर संभाग का एरिया है। यहाँ आपका थोड़ा ग्वालियर संभाग का एरिया आ जाता है। तो आप देखेंगे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, आगरमालवा, देवास, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर और सागर का पूरा नहीं रहता, थोड़ा एरिया सागर का रहता है। तो ये ज़िले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकली लावा मिट्टी से निर्मित दक्कन ट्रैप की लावा व बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। तो नॉर्मली मैं इसको डिटेल अच्छे से समझा देता हूँ। क्या हुआ, ये जो हमारा एरिया है, ये जो आपका एरिया है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये जो पूरा एरिया है ये आपकी दक्कन ट्रैप की या दक्कन का पठार बोलते हैं। इसका पूरे का निर्माण हुआ है लावा मिट्टी से या फिर बेसाल्ट चट्टानों से बोल सकते हैं कि यहाँ
प्राचीन काल में ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिससे लावा निकला, और लावा से आप बिल्कुल काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, लावा मिट्टी बोल सकते हैं, या फिर ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है, और इसी को दक्कन ट्रैप या फिर दक्कन का पठार बोला जाता है। ये आपका पूरा यहाँ पर निर्माण इस कारण हुआ है। थोड़ा डिटेल में हो रहा है, बट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा आप आराम से बैठिए, पानी वगैरह पीते रहिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश करके रखिए। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो बैक कर लीजिएगा, या फिर आपको कुछ स्पीड चाहिए है तो स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लीजिएगा। जलवायु की बात करें तो यहाँ सम जलवायु होती है। सम जलवायु मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ज़्यादा ठंड, तो ये सम जलवायु होती है। और मालवा की जलवायु को फाहियान, एक प्रसिद्ध यात्री हैं, उन्होंने श्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग। मालवा के पठार का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो आपका हाईएस्ट यहाँ पे 40 मिल जाएगा, और लोवेस्ट आपको यहाँ 10 डिग्री तक मिल जाएगा। कहीं कहीं आपका जो तापमान है वो आपका 45 डिग्री भी पहुँच जाता है, लेकिन आपको यहाँ औसत तापमान में इतना ही लिखना है। आपकी यहाँ जो वर्षा होती है वो 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो मृदा है, जैसे ही मैंने बताया था कि बेसाल्ट या लावा चट्टानों से निर्मित है, और लावा चट्टान होती है काली मिट्टी। लावा चट्टानों से या फिर लावा के अपन बोलेंगे उद्गार से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ की जो मृदा है वो काली मिट्टी है। यहाँ पे जो नदियाँ निकलती हैं वो हैं चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही, छिप्रा। ये आपकी यहाँ की नदियाँ हैं। वनों की बात करें तो पश्चिमी भाग नाम मात्र के वन हैं, यहाँ पर ज़्यादा वन नहीं है। वर्षा भी कम होती है, उतने ज़्यादा वन नहीं है, और ये थोड़ा इंडस्ट्रियल और थोड़ी सिटी वाला इलाका ज़्यादा है। तो वनों की कटाई करके सिटी ज़्यादा बनाई गई है, तो उस कारण भी यहाँ वन कम है, और थोड़ी वर्षा भी यहाँ कम होती है इसलिए। और अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर खूब सारी वनों को काटकर खेती की गई थी। काली मिट्टी में कपास की खेती की गई थी, तो इसी कारण और ज़्यादा कम वन हो गए। तो बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पे कम वन क्यों है, और यहाँ की जलवायु भी थोड़ी प्रभावित करती है वन कम होने के लिए। फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी भाग में कुछ सागौन, साल और तेंदुपत्ता जैसे वन पाए जाते हैं। तो मालवा के में मुख्य रूप से साल, सागौन और तेंदुपत्ता के वन पाया। तेंदुपत्ता आपका बुंदेलखंड साइड या सागर साइड आप बोलें, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर आपको तेंदुपत्ता ज़्यादा देखने मिलेगा। फसल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार और मूंगफली की फसलें बोई जाती हैं। सोयाबीन आप याद रखिए, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, और कपास मुख्य रूप से कपास मालवा के पठार में ही होती है। और कपास में एक विशेष बात याद रखिए, कपास जो बोई जाती है वो काली मिट्टी में बोई जाती है। मीन्स काली मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास के लिए, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास भी बोई जाती है। आगे बात करते हैं उद्योगों की। तो यहाँ कपास होती है जिससे अपन रेशे या फिर कपड़े बनाते हैं। इसी के कारण आप देखेंगे नागदा उज्जैन में कृत्रिम रेशा उद्योग है। इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, भोपाल में सूती वस्त्र उद्योग है। इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है ज़्यादा है। काली मिट्टी के कारण कपास की उत्पादन अधिक होता है। काली मिट्टी कहाँ से आई? ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पर काली मिट्टी बनती है बेसाल चट्टानों से। काली मिट्टी के कारण कपास हुआ, कपास के कारण उद्योग हुए, और उद्योग है आपकी कृषि क्या हो रही, कपास की हो रही, सोयाबीन की हो रही। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आपका भोपाल में है, भेल। ये भी यहाँ पर आपको उद्योगों में मिल जाएगा। सागर में आपका स्टेनलेस स्टील का कारखाना है। आपका पीथमपुर है जो
उसमें ऑटोमोबाइल उद्योग है, और देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है। ये आपके प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे अलग उद्योग भी हैं, जैसे आपका मंडीदीप। तो मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वो रायसेन में मिलेगा, मेघनगर झाबुआ में, पीलूखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजनगर में, और अन्य औद्योगिक विकास केंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं पीथमपुर। धार को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन कहीं कहीं कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। पीथमपुर धार में आता है, इंदौर में नहीं आता। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पीथमपुर किस जिले में आता है, याद रखना है धार है आपका इंदौर के साइड। ये पीथमपुर कहाँ है, इंदौर के साइड, लेकिन धार जिले के अंतर्गत आता है। जैसे ये आपका इंदौर है, पीथमपुर यहाँ है बिल्कुल बाउंड्री पर। ये आपका इंदौर पूरा संभाग है और ये आपका इंदौर जिला है, तो यहाँ पर बाउंड्री पर पीथमपुर है। और ये आपका यहाँ पे पूरा देख लेंगे, ये आपका धार है, तो आपका धार जिला यहाँ पर है, तो इससे दूरी ज़्यादा है धार की, लेकिन आता धार संभाग में है और जिले के अंतर्गत पीथमपुर, तो याद रखिएगा। पर्यटन में बात करें तो यहाँ महू की जाना पावा पहाड़ी है, जिससे चंबल घाटी का उद्गम हुआ है, जिसे अपन वांचू पॉइंट भी बोलते हैं। तो जाना पावा पहाड़ी 554 मीटर की है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी 881 मीटर यहीं पर है। आपको यहाँ मांडू का पर्यटन स्थल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मंदिर किले वगैरह मिल जाएंगे। उज्जैन हमारा धार्मिक स्थल है। सांची का स्तूप आपका यूनेस्को की साइट है। तो ये सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको इनके अंतर्गत ज़िले आएंगे। जो अपन ने ज़िले बात किए थे मालवा के पठार के, इनमें जो भी आपको पर्यटन स्थल लगते हैं या फिर याद हैं, अब जब भी क्वेश्चन आए तो मालवा के पठार में वो डायरेक्ट आप उनका लिख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फिर से है, वर्ष 2018 में मंदसौर को पवित्र नगर घोषित किया गया। ये क्वेश्चन एक बार पटवारी में भी आ चुका है, और व्यापम में भी पूछा जा चुका है 1-2 बार, और अन्य एग्जाम में भी पूछ जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि MPPSC वाले भी इसको कभी भी पूछ सकते हैं, उनका भरोसा नहीं है। तो 2012 में मंदसौर को पवित्र नगर घोषित किया गया। तो यहाँ पे अपना मालवा का पठार ख़त्म होता है। थोड़ा है भी गया होगा ऊपर से, मैं मान रहा हूँ, बट आपका अब यहाँ पर ईजीली सब चीज़ें हो जाएंगी। अब बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। तो जो मध्य भारत का पठार है, ये आपका मध्य भारत का पठार का एरिया है, जिसमें आपका चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, और यहाँ पर आपका उज्जैन का थोड़ा मंदसौर नीमच वाला एरिया भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसके दक्षिण में आपको मालवा का पठार देखने मिलेगा, पूर्व में आपको बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपकी यहाँ पे अरावली श्रृंखला है, और उत्तर में इसके गंगा और नर्मदा का मैदान देखने को मिलेगा। तो बात यहाँ पे देख लेते हैं, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, पश्चिम में अरावली पर्वत है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, जो हमने मैप में अभी देखा। भौगोलिक स्थिति जो मैंने अभी बताई थी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26-48 उत्तरी अक्षांश तक, और 74-50 ये अपना 74-9 है, ये 74-20 है, और ये 74-50 आ गया। 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पर ये आपकी देशांतर रेखाएं 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी भौगोलिक स्थिति होती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। मालवा पठार अपना 28% था। औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से 500 मीटर औसत ऊंचाई थी। ज़िले की बात करें तो आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग आ गया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर संभाग आपका, नीमच और मंदसौर उज्जैन संभाग के एरिया। तो ये पूरा इनका एरिया है। निर्माण की बात करें तो विंध्यशैल समूह के अपर्दन एवं चंबल के निक्षेपों से, तो आपको विंध्याचल जो पर्वत है यहाँ से निकलता है, हमने देखा था मैप में, यहाँ ये आपका विंध्याचल पर्वत, तो इसी के और यहीं से आपकी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे एक चंबल निकली, ये यहाँ पे ऐसी नदियाँ निकलती हैं, तो उन्हीं नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। उन्हीं की मिट्टी जो लाई जाती है उसको अपर्दन बोलते हैं।
अपर्दन और निक्षेपण। अच्छा, ये वर्ड आए हैं तो मैं इनको बता देता हूँ। नदियाँ अपने जल से पर्वतों को काटती हैं और उनको पर्वतों की जो चट्टान होती है उनके बारीक कणों को काटती है, उसको निक्षेपण बोलते हैं, सॉरी अपर्दन बोलते हैं। चट्टानों से बारीक कणों का गिरना आपका अपर्दन, और वो कण नदियों के जल द्वारा ले जाया जाता है और आखिरी में कहीं ना कहीं ऐसे उसको छोड़ दिया जाता है या फिर स्थापित किया जाता है, तो उसको निक्षेपण बोलते हैं कि नदियों द्वारा जो जल महीन कण लाए जाते हैं उनको निक्षेपित किया जाता है। तो उनको यहाँ से जो नदियाँ लाई जाती हैं वो आपके चट्टानी या फिर मिट्टी चट्टान ये आपकी ला के यहाँ पर उसको छोड़ देती हैं, जिसको निक्षेप बोले। तो इनके अपर्दन तथा चंबल के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, थोड़ी गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होती है। आप इसको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोल सकते हैं। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोल सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी में थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है और ठंड में थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ अत्यंत गर्म व ठंडा प्रदेश होता है। तो समुद्र से दूरी मीन्स महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। इस प्रकार जहाँ ग्रीष्म काल में 40 से 45 डिग्री रहता है, वहीं शीतकाल में तापमान 8 से 10 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा ऑब्वियसली कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी के कारण आपकी यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। नदियाँ हमारी चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कोनार हैं। तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, इसलिए वन जो हैं लगभग ना के बराबर होते हैं। मीन्स यह भाग लगभग वन विहीन है। फिर भी यहाँ पर कुछ शुष्क एवं कटीले वन पाए जाते हैं जो कि गर्मी में या फिर कम पानी में अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, जैसे कि आपका खैर हो गया, बबूल हो गया, कैक्टस वगैरह। कैक्टस की कुछ निम्न प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, एकदम रेगिस्तानी प्रजाति नहीं, लेकिन थोड़ी निम्न किस्म की। फसल में आपकी ज्वार, अलसी, सरसों, तेल, गेहूँ। तो यहाँ पे आप फसल भी देख सकते हैं, ऐसी फसलों का उत्पादन हो रहा है जो कम पानी में और कम जलोढ़ मिट्टी में पैदा हो सकती हैं, वैसी फसलें यहाँ पे हो रही हैं। खनिज में बात करें तो चीनी मिट्टी है, इमारती पत्थर है, चूना पत्थर है, अभ्रक, ये आपके यहाँ प्रमुख खनिज हैं और इन्हीं के आधार पर इनका उद्योग होता है। ये आप देखेंगे उद्योग में काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। कैलेरस शुगर मिल है मुरैना में, चीनी शुगर मिल है गुना में, आपकी शिवपुरी एवं बानमौर मुरैना में है। जो शिवपुरी व बानमौर में खैर उद्योग है, बानमौर में आपकी सीमेंट उद्योग भी है। भिंड का मालनपुर और मुरैना का बानमौर, शिवपुरी, ग्वालियर आपकी ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। पर्यटन की बात करें तो ऑब्वियसली आपका ग्वालियर पर्यटन क्षेत्र में आ जाएगा। ग्वालियर का दुर्ग सूरजसेन द्वारा निर्मित किया गया है 526 ईस्वी में, जिसमें आपका हाथी फोर्ट दरवाज़ा दिखेगा आपको, मोती महल, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, तेली का मंदिर और कई आपको जैन मंदिर यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी क्षेत्र में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क मिल जाएगा और कार्गो हवाई अड्डा डबरा भी यहाँ पर है। याद रखिए डबरा आपका कार्गो हवाई अड्डा भी यहाँ पे। तो पर्यटन में आपके जो भी जिलों के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं वो आपके पर्यटन में आ जाएंगे। और इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है, ये आपकी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। इसके क्वेश्चन एक बार आया है, मैंने एक ही बार देखा है कहीं। तो आपका मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो ये आप बुंदेलखंड देख रहे हैं, इसके आपको पूर्व में, आपको पश्चिम में मध्य भारत का पठार देखेगा, उत्तर पश्चिम में या फिर आप दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में बोल सकते हैं मध्य भारत, ये मालवा का पठार है। ये आपका यहाँ मध्य भारत का पठार है। इसके ऊपर यहाँ उत्तर में गंगा और यमुना का मैदान। इसके पूर्व में आपको रीवा पन्ना का पठार है, या फिर दक्षिण
दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखने मिलेगा। भौगोलिक स्थिति बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उन्हें उल्टा बताया। विस्तार आपका 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यह आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश। 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की बात करें 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का 7.6% एरिया अपने अंदर लिया हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 150 से 400 मीटर औसत ऊंचाई है, और इसी के अंदर पठार का सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी यहीं पर बुंदेलखंड में के पठार में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। एक चीज़ याद रखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपको मालवा में देखने मिलेगी, जिसकी ऊंचाई है 13,300। यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ मैंने वो पॉइंट आपको यहाँ नोट कराया है कि नहीं। ओके, मालवा के पठार की नहीं है वो। तो मालवा के पठार में आपको यहाँ पे जाना पावा पहाड़ी मिलेगी और शिकार चोटी मिलेगी, जो कि 881 मीटर है। आपको बुंदेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा की चोटी मिलेगी, जो कि 1172 मीटर है, और सतपुड़ा में आपको धूपगढ़ चोटी मिलेगी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची। वो आपको बाद में मैं बता दूंगा। इसके अंतर्गत जो ज़िले हैं वो दतिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ आते हैं, बुंदेलखंड के ये क्षेत्र हैं। और आपका झांसी वाले भी, झांसी, ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले भी इसी में आते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपके भिंड, अशोकनगर, शिवपुरी के कुछ भाग आते हैं। ये आपका भिंड यहाँ पर, अशोकनगर और शिवपुरी के कुछ भाग आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। औसत वर्षा थोड़ी अधिक होती है मध्य भारत के पठार की तुलना में, 75 से 100 सेंटीमीटर। चट्टानें यहाँ पे आपको ग्रेनाइट, नीज और सिस्ट की चट्टानें मिलेंगी। जलवायु की बात करें तो गर्मी में अधिक गर्म तथा ठंड में अधिक ठंडी, मीन्स आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ग्रीष्मकाल में जो तापमान होता है 42 डिग्री तक पहुँच जाता है, और शीतकाल का तापमान 10 डिग्री तक पहुँचता है। मृदा आपकी यहाँ लाल और काली मृदा होती है। नदियों में आपकी बेतवा, सिंध, धसान और कैन नदियाँ होंगी। वनों में आपको सागौन के वृक्ष की अधिकता होती है। इसमें आपको तेंदुपत्ता, महुआ और बबूल, नीम के वृक्ष आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बुंदेलखंड में स्पेशली तेंदुपत्ता प्रमुख है, तेंदुपत्ता, महुआ। इससे आपकी बीड़ी उद्योग का काम किया जाता है। फसलों की बात करें तो गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार, तिल, अलसी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बोई जाती हैं। उद्योग में आपके छतरपुर है, दतिया में सीमेंट फैक्ट्री है, बीड़ी उद्योग है आपका। और बुंदेलखंड के पठार में उद्योग का विकास यहाँ पे पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि आर्थिक संपत्ति की कमी होने के कारण उतना ज़्यादा यहाँ विकास नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके इंदौर साइड ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे इन्वेस्ट करते हुए, इसलिए इसका औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ। जितना भी हुआ है उतना नहीं हुआ जितना आपकी अपेक्षाकृत आप बोलें इंदौर में ज़्यादा होता है, उतना यहाँ पर नहीं होगा। आपके दर्शनीय स्थल आप बोल लेंगे यहाँ पे खजुराहो है, यूनेस्को की साइट है खजुराहो छतरपुर में, जहाँ पे आपको शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और जैन मंदिर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सोनागिरी का जैन मंदिर भी, जिसमें आपको अलग से सोनागिरी जैन मंदिर दतिया में मिलेगा। चंदेरी का किला मिल जाएगा, हवा महल, खूनी दरवाज़ा, नौखंडा महल, आपका जौहर कुंड, ये आपके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। सिद्ध बाबा की चोटी जो 1172 मीटर है, वो भी आपको यहीं देखने मिलेगी। चलिए बात करते हैं रीवा पन्ना पठार। अपना बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं रीवा पन्ना पठार, यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये आपका बघेलखंड का है, ये आपकी नर्मदा घाटी है, ये आपका
पुरा का क्षेत्र है और इसके ऊपर आपको गंगा यमुना का मैदान दिख जाएगा। तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम में है तथा मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय विस्तार देखें तो 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। क्षेत्रफल में आप बात करें 31,954 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्र है, जो कि 10.36% मध्य प्रदेश का एरिया घेरे हुए है। इस पठार की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। वर्षा यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, अपेक्षाकृत औसत वर्षा से ज़्यादा होती है। अंतर्गत जो ज़िले हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह इसके प्रमुख ज़िले हैं। इसमें आपके सागर का भी एरिया आता है। ये जो सागर का एरिया यहाँ देखेगा तो यहाँ आपको बंडा देखने मिल जाएगा। तो सागर की बंडा तहसील के कुछ भाग और शामिल होते हैं। इसका निर्माण है विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। यह आपका विंध्याचल पर्वत है और इसी चट्टानों से आपके इसका निर्माण हुआ है। आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी जहाँ पर आप मिट्टी देखेंगे वहाँ की मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है वहाँ की चट्टानों के कारण हुआ, और चट्टानें वहीं होंगी जो आपकी वहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कि आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो वहाँ विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं, तो उन्हीं से आपकी वहाँ चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर की प्रधानता है। चट्टानें विंध्यन क्रम की हैं आपकी। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म काल में साधारण गर्म और शीतकाल में साधारण ठंडी जलवायु होती है। औसतन तापमान 40 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होता है। नदियाँ आपकी यहाँ पे टॉन्स, कैन, बीहड़, सोनार और कैन प्रमुख नदियाँ हैं। वन में आपको यहाँ बांस, तेंदुपत्ता, शीशम और खैर के वन मिलेंगे। मिट्टी आपके यहाँ बलुई, दोमट और लाल पीली मिट्टी है। तो लाल पीली आपकी प्रमुख मिट्टी है यहाँ पे। उसके अलावा बलुई और दोमट मिट्टी भी मिलती है। और यहाँ पर टोटल आपको मिश्रित मिट्टी मिलती है। ये आपकी मिश्रित मिट्टी मिलती है। मेरी राइटिंग कब से दे रही है मुझे नहीं पता। फसल में आपको गेहूँ, चावल, सरसों और ज्वार मिल जाएंगे। खनिज की बात करें तो सतना में चूना पत्थर व बॉक्साइट के आपके ये खनिज मिलते हैं। रीवा में आपको जिप्सम मिल जाएगा, कोरंडम मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पन्ना में ऑब्वियसली हीरा की खदानें हैं, सिलिका मिल जाएगी, आपको बालू पत्थर भी मिल जाएंगे। तो ये आपके यहाँ प्रमुख खनिज हैं। उद्योग में आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके खनिज हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको उद्योग मिलेंगे। चीनी पत्थर, रीवा में आपका चीनी मिट्टी का कारखाना है। कत्था उद्योग भी आपका रीवा में है, जो कि खैर की लकड़ी से मिलता है। तो खैर से आपको कत्था मिलता है। तो आप देख सकते हैं वनों से के आधार पर ये आपका उद्योग है। सतना में आपका मेहर सीमेंट उद्योग है, जो कि आपकी चूना पत्थर से बनती है और बॉक्साइट से सीमेंट का उत्पादन होता है। रीवा में बजगवा व रमखेड़िया खदानें हैं। ये आपकी प्रमुख चूना पत्थर की खदानें हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो भौगोलिक स्थिति, तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। निचला मीन्स आपकी जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी काफ़ी कम है, क्योंकि ये पूरा एक घाटी क्षेत्र है, जो कि मालवा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में। ये आप देखेंगे मालवा का पठार और ये रीवा पन्ना का पठार, इसके दक्षिण में नर्मदा है। इसके नर्मदा के दक्षिण में आपको सतपुड़ा पर्वत मेकाल श्रेणी मिलेगी, तथा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी ये उत्तर में स्थित है। तो ये है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसके उत्तर में ये नर्मदा घाटी। आप बोल सकते हैं इसके पूर्व में आपको बघेलखंड का पठार मिलेगा और इसके पश्चिम में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी। आप ये भी लिख सकते हैं।
ये आपको अपने हिसाब से ही लिखना है। कभी भी अगर पूछा जाए 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए नर्मदा सोन घाटी के बारे में बताइए, या फिर MCQ में ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से नर्मदा सोन घाटी के बारे में सही कथन चुनिए, तो आपको अपने अंदाजे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका अरावली पर्वत है, ये गंगा नर्मदा का मैदान है, ये आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये आपका महाराष्ट्र का एरिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है इसका अक्षांशीय विस्तार। क्षेत्रफल की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि 27.89% है। कहीं कहीं आपको 26% भी देखने मिलेगा। तो जो आपको 26% देखने मिलेगा वो आपको 26 गलत बताया जा रहा है। ये जो डाटा है ये आपका स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी का। तो आपको ये सही डाटा याद रखना है। आपको जो अदर बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें भी 26 डिग्री देखने मिले, 26% देखने मिलेगा। वो आपका गलत वहाँ पे है, मिसप्रिंट है, या फिर उनने गलत छापा है। मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, आपकी मिल जाती हैं स्टैंडर्ड बुक जो आपकी अभी दिमाग में आ रही हैं, वही बुक मैं बोल रहा हूँ। यह नर्मदा सोन घाटी यद्यपि निचला भाग है, फिर भी इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर के आसपास है। निर्माण इसका पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ, जिसका पश्चिमी भाग है। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, और पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की इसका पूर्वी एरिया जो है धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है। जलवायु, यह अत्यधिक गर्म एवं साधारण ठंडा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग अधिक गर्म तथा पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है, कम गर्म होता है। तो ये आपका ये जो एरिया है, ये आप यहाँ का जो तापमान है कम देखने मिलता है, यहाँ का तापमान आपको अधिक देखने मिलता है। वर्षा की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। तो आप पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा है बढ़ती जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, मानसून अच्छा रहता है। यहाँ वर्षा कम होती है तो आपका तापमान भी यहाँ कम रहता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से बोलता हूँ। यहाँ वर्षा आपकी कम होती है इसलिए तापमान भी अधिक होता है। तो यहाँ पर जो फसलें, वन वगैरह जो रहेंगे उसी हिसाब से रहते हैं। यहाँ आपकी वर्षा अधिक होती है तो तापमान भी कम रहता है, मृदा को अच्छा पानी मिलता है, फसल अच्छी होती है। ये तो ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो जिसमें पानी की अधिकता होती है, की ज़रूरत पड़ती है, और वन भी आपके यहाँ पे अधिक देखने मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो इस क्षेत्र की औसत वर्षा 70 से 140 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आपकी प्रमुख नदियाँ देखेंगे आप तो वो नर्मदा यहाँ की प्रमुख नदी है, क्योंकि अपन नर्मदा सोन घाटी की बात कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई 1077 है। 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। इसके अतिरिक्त आपकी जो नदियाँ रहेंगी वो नर्मदा और इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी। एक अलग से रहती है सोन जोहिला, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा के साथ ही। तो ये आपकी अमरकंटक पहाड़ी हो गए अनूपपुर में, ये आपकी नर्मदा निकलती है, ये आपकी यहाँ सोन निकलती है, ये जोहिला निकलती है। इसी के साथ आपकी तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, ये सारी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, इसी क्षेत्र में बहती हैं। नर्मदा की बहुत सारी, कम से कम 42 सहायक नदियाँ हैं। वो सारी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे दाएं तट की जो नदियाँ हैं, सहायक नदी हैं, वो हिरण है, ये आपकी नर्मदा है, इस साइड बह रही है। तो नर्मदा का दायां तट ये हुआ। यहाँ से कुछ नदियाँ आप नर्मदा में मिलती हैं, वो हो जाएंगी हिरण, तिंदौनी, बारना, चंद्रकेसर, मान,
हथनी। बाएं तट की जो नदियाँ आपकी इस साइड से मिलेंगी वो हो जाएंगी बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कूंदी, देव और गोई। कुछ 4-5 याद रख लीजिए आप, उतने में आपका काम हो जाएगा। कि नर्मदा सोन घाटी के बारे में आप उतने में लिख देंगे। वनों में आपका सागौन, तेंदुपत्ता, साल और बांस के वन पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज की बात करें तो आपका कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, मैंगनीज और चीनी पत्थर मिट्टी प्रमुख खनिज में यहाँ पे मिलते हैं। उद्योग में आपको सीमेंट उद्योग, रबड़ उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग जबलपुर में केंद्रित है। ये सारे उद्योग आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो आपका एक अमरकंटक हो जाएगा, यहाँ से ये 3 नदियों का उद्गम हुआ है, सोन, नर्मदा, सोन और जोहिला का। उसी के आगे आपको थोड़ा कपिलधारा मिलेगा। उसी के आगे 10 किलोमीटर आगे आपको दुग्धधारा जलप्रपात मिलेगा। फिर आपको जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है। आपका महेश्वर एक तीर्थ स्थल है, ओंकारेश्वर है। फिर तिगवा मंदिर आपको मिल जाएगा जबलपुर में तीर्थ स्थल। रूपनाथ जबलपुर में मिल जाएगा। अशोक का शिलालेख यहाँ पर रूपनाथ शिलालेख यहाँ पर मिला है, तो वो भी आपका जबलपुर में पर्यटन स्थल है। इसके अलावा जो भी इसके अंतर्गत जिले आते हैं, ये यहाँ पर एक सेकेंड में मिटाता हूँ। इस क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं उसमें आपको जो भी पर्यटन स्थल याद हो, जो भी क्षेत्र याद हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सतपुड़ा मेकाल फैनी की, जो आप यहाँ देख सकते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में है। बघेलखंड पठार के आपको दक्षिण पूर्व में मिलेगी। और यहाँ अरावली पर्वत है, उसके आपको पश्चिम में अरावली के पर्वत के पूर्व में ये क्षेत्र है। तो सतपुड़ा मेकाल फेरी नर्मदा घाटी के दक्षिण में है, पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा के समांतर स्थित है। सतपुड़ा मेकाल फेरी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा फेरी को राजपीपला फेरी, पूर्वी सतपुड़ा फेरी को महादेव फेरी तथा इसकी पूर्वी भाग को मेकाल फेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा हो गया, जिसको राजपीपला फेरी बोलते हैं। पूर्वी सतपुड़ा हो गया। तब 2 सतपुड़ा हो गए। सतपुड़ा में आपका पूर्वी और पश्चिमी सतपुड़ा हो गया। तो ये यहाँ पे एरिया आपका महादेव फेड़ी और यहाँ पर आपकी मेकाल फेड़ी, 3 भाग हो जाएंगे। पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें जो कि राजपीपला फेड़ी बोला जाता है। तो इसकी बात करें तो यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। ये आपका यह बुरहानपुर है, यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र या राजपीपला श्रेणी में आता है। राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखड़ानी पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ एवं मसीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ फिर आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ओके, ये आपका मैप आपको दिख रहा है। तो ये आपकी यहाँ से बुरहानपुर, ये आपका बुरहानपुर है, ये आपकी पूरा राजपीपला की पहाड़ी है। अब बात करते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। इसमें आपका ग्वालीगढ़ आता है, बैतूल व छिंदवाड़ा के पठार शामिल है। ये आपका बैतूल छिंदवाड़ा का एरिया, ये छिंदवाड़ा का एरिया, ये पूरा एरिया आपका इसी के अंतर्गत आता है। इसमें आपकी ग्वालीगढ़ श्रेणी आप देख ही सकते हैं। बैतूल जिले में बैतूल का पठार और छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा का पठार शामिल है। तो ये बुरहानपुर दर्रे से पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी तक स्थित है। ये सतपुड़ा है, यहाँ तक ये बुरहानपुर दर्रे से यहाँ तक स्थित है। यहाँ महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है। तो आपको महादेव शिखर देखने मिलेगा सतपुड़ा पर। उसी के ऊपर धूपगढ़ की चोटी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1350 मीटर की है। मेकाल श्रेणी की बात करें, बाकी जो आपका ये बचता है मेकाल श्रेणी,
ये आपका यहाँ छिंदवाड़ा रहता है, ये बुंदेलखंड है। ये आपका पूरा यहाँ पे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगा। ये आपकी मैकाल श्रेणी आएगी, बाकी का ये जो पोर्शन है यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार ग्रुप में विस्तृत रहता है। यहाँ अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ आपका क्या आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में आपका अमरकंटक एक क्षेत्र है। वहाँ से मैंने बताया था यहाँ नर्मदा, ये आपकी नर्मदा निकलती है, ये आपकी सोन यहाँ से निकलती है, और ये जोहिला आपकी यहाँ से निकलती है। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल है वहीं पर है, मैकाल श्रेणी में है। इसके धरातल पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ आपको लेटराइट मृदा देखने मिलती है इतने एरिया में। इस क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, ओके, ये आपका पूरा सतपुड़ा पर्वत की बात हो रही है। सतपुड़ा पर्वत में आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ये सारे ज़िले आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने मिलते हैं। का जो निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, आर्कियन और धारवाड़ ग्राम की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप मैंने बताया था, ये आपका जो मध्य प्रदेश है, ये आपका भारत है। सॉरी, मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये आपका जो भारत है, छोड़िए कैसा बना, ये आपका जो एरिया है ये आपका दक्कन ट्रैप वाला है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। जलवायु आपकी यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। जलवायु अधिक गर्म व साधारण ठंडी होती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो आप जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती है, और यहाँ पर आप वर्षा की भी मात्रा आपको बढ़ती हुई देखने मिलेगी। वनों का क्षेत्रफल भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। जो आर्द्रता है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारा आपका जलवायु में का टॉपिक रहता है, पूरा उसमें डिटेल में रहता है चीज़ें। जहाँ इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो अभी बताया पश्चिम से पूर्व की ओर। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मैं छोटा सा जल्दी से बना लेता हूँ। ये अपना मध्य प्रदेश हो गया, ये आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इतनी हो गई। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 55 सेंटीमीटर होती है, और पूर्वी भाग में यहाँ 55, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 140 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। आपकी नर्मदा नदियों की बात करें तो यहाँ पे ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, वर्धा व तवा नदी यहाँ पे प्रमुख हैं। वनों की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी का लगभग 50% भाग वनाच्छादित है, जिसमें आपको साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता आपको प्रमुख रूप से दिख जाएंगे। मिट्टी की बात करें, पश्चिम तथा मध्य में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये देखिए आप दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है, और दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। तो ज्वालामुखी से निर्मित जो मृदा होती है काली मृदा है। ये काली मृदा का क्षेत्र है ये वाला, तथा पूर्व में आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी या लेटराइट मृदा मिलेगी। प्रमुख खनिज की बात करें तो यहाँ पर आपको तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, बालाघाट, बेड़ा, बेहर, तो यहाँ पर तहसील में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। आपका जो प्रमुख बालाघाट है वहाँ पर आपको बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा बहुत कुछ मिलता है। आपकी चीनी मिट्टी मिल जाएगी छिंदवाड़ा में, एल्सपार मिल जाएगा छिंदवाड़ा में, संगमरमर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पे आपको संगमरमर मिल जाएगा। कोयला आपको नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, शाहपुर, तवा, कान्हा, पेंच घाटी, यहाँ पर आपको कोयला
मिल जाएगा। और स्पेशली यहाँ पे कान्हा पेंच घाटी जो है आपकी प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। नदियों में बात करें तो आप यहाँ पेंच नदी जोड़ सकते हैं। उद्योग उद्योग में बात करें तो खनन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और कागज उद्योग। बुरहानपुर नेपा नगर में आपका कागज उद्योग भी है। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो आपका पचमढ़ी हो जाएगा, एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। पावन गजा मंदिर है बुरहानपुर, गजा मंदिर है आपका बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला हो जाएगा, बादशाही किला हो जाएगा, बीबी की मस्जिद। ये सारे आपके यहाँ के इस क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट अपना बात करते हैं। अपना देखिए यहाँ मध्य भारत का पठार हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, रीवा पन्ना हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गई और सतपुड़ा हो गया। अपना लास्ट बचा है बघेलखंड का पठार, या फिर अपन बोलेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश का पठार। तो आपको पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड को शामिल किया गया है, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह आपकी नर्मदा सोन घाटी, इसके उत्तर में बघेलखंड का पठार है। इसकी स्थिति आप देखेंगे 30 डिग्री 40 से 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। यह आपका 82-48 है, यह आपका 80-5 है। ये जो लाइन है ये आपकी 23-40 है और ये आपकी ये आपकी 23-40 है और ये आपकी 24-34 उत्तरी अक्षांश है। यहाँ का क्षेत्रफल आपको 21,577 मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश का 7% क्षेत्र है। औसत ऊंचाई यहाँ की 400 से 600 मीटर है। यहाँ के ज़िले आपको सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी का ये मुडवारा क्षेत्र आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका निर्माण आद्य महाकल्प तथा जुरासिक काल के शैल समूह से हुआ है। यह आपके कालक्रम है, जुरासिक काल, टर्शियन काल, तो उसी क्रम में इनका निर्माण हुआ है। वर्षा की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा रहती है, 125 से 140 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की से आने वाली मानसून से भी वर्षा होती है। तो भारत में दो तरह से वर्षा होती है, एक तो अरब सागर की खाड़ी से और ऊपर दूसरा पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो यहाँ पर जो बारिश होती है दोनों शाखाओं से होती है। जलवायु की बात करें, अधिक गर्म तथा साधारण ठंडी जलवायु होती है। ग्रीष्मकाल का तापमान लगभग 40 डिग्री तथा शीतकाल में तापमान आपका 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नदियाँ की बात करें तो आपकी यहाँ पे सोन नदी, जोहिला, रिहंद, टोंस, ये आपकी प्रमुख नदियाँ हैं। वन आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में देखने मिलेंगे, जिनमें आपकी साल, सागौन, हर्रा, तेंदुपत्ता आदि मिल जाएंगे। अच्छा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होता है? ये जो अपनी पृथ्वी है, यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा निकली है, ये आपकी 23.5 डिग्री की लाइन है। तो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है उसके आसपास का जो एरिया कहलाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती मीन्स कम पानी मिलता है, जहाँ पर शुष्क जलवायु रहती है और जो ये वन रहते हैं अपने पत्ते छोड़ देते हैं। उसी कारण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें आपके साल, सागौन, हर्रा, तेंदुपत्ता आ जाएंगे। मिट्टी आपकी यहाँ पे लाल पीली मृदा होती है। फसल आपकी चावल, अलसी और तेल होती है। याद रखिए, चावल की फसल के लिए लाल पीली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है लाल पीली मिट्टी में। तो आपकी यहाँ पे चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है। चावल के लिए आपकी ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए पड़ती है, तो आप वर्षा देख ही सकते हैं। वर्षा आपकी औसत से 125 से 140 सेंटीमीटर आपकी वर्षा हो रही है। यहाँ पर चावल का उत्पादन अच्छा खासा होता है। खनिज में बात करें तो कोयला, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, ये आपके यहाँ पे खनिज होते हैं। उद्योग में आपका
सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, जोहिला घाटी के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं। उसके अलावा फिर भी यह क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से नगण्य है। तो मैंने रीजन बताया था, औद्योगिक विकास आपका मेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए कारण क्या है, मध्य प्रदेश की जो पूर्वी साइड है यहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। और जाना नहीं चाहता तो क्योंकि यहाँ पे उतना औद्योगिक विकास, चलिए औद्योगिक विकास नहीं हुआ लेकिन सिटी का डेवलपमेंट भी नहीं है। ना ही आपको यहाँ अच्छे स्कूल मिलेंगे, ना ही कॉलेज हैं, ना ही आपको यहाँ अच्छी चिकित्सा मिलेगी, ना ही कोई अन्य यहाँ पे व्यवस्थाएँ मिलेगी। इसके कारण अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है तो आपका ये जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये जो आपका मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। आपका ये जो एरिया है ये काफ़ी डेवलप एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इंदौर, भोपाल, आपके उज्जैन, यहाँ पे आपका ग्वालियर, ये बहुत ही डेवलप एरिया, यहाँ ज़्यादातर लोग बसना चाहते हैं। क्यों? यहाँ पे सुविधाएं हैं, आपको शिक्षा भी यहाँ मिल जाएगी। तो सब चाहते हैं उनको वहाँ बच्चों के लिए आप शिक्षाएँ मिलें। यहाँ हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छी सुविधा है, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री भी अच्छी है। यहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं जो काफ़ी खर्च करते हैं, तो लोग उद्योग में भी यहाँ ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे अन्य चीज़ें भी हैं जिसके कारण लोग यहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करते। इसलिए बाकी जो एरिए हैं ना, वो आपके औद्योगिक विकास के लिए के हिसाब से पिछड़े हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये एरिया नगण्य है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली इसी पठार में स्थित है। तो सिंगरौली को हम अपनी ऊर्जा राजधानी बोलते हैं क्योंकि यहाँ सबसे बड़े कोयला क्षेत्र है और उसी से अपना ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर्यटन की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक इसके पर्यटन क्षेत्र हैं। जनजाति आपकी यहाँ पे बेगा, भारिया, कोल और उराव, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जनजाति क्षेत्र मिलते हैं। तो और ये आपको जनजाति यहाँ देखने मिल जाएंगी। चलिए छोटा सा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है कि इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मालवा का पठार में 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि 28.62% या फिर बोलेंगे 28.62% मध्य प्रदेश का एरिया शामिल है। इसमें कम जलवायु पाई जाती है। नदियों में माही, चंबल, ये आपकी प्रमुख नदियाँ हो गई। ये आपकी यहाँ मिट्टी हो गई, गहरी काली मिट्टी, वर्षा की मात्रा हो गई, और ये आपके प्रमुख जिले इसमें शामिल हैं। ऐसे ही आप नर्मदा सोन घाटी में देख सकते हैं, ये आपका उसका क्षेत्रफल है, ये आपकी मानसूनी जलवायु है, ये नदियाँ काली और गहरी मिट्टी है, 125 सेंटीमीटर वर्षा, और ये प्रमुख जिले। ऐसा ही आप बघेलखंड में मध्य भारत पठार आपका सतपुड़ा, मेकाल फेड़ी, बुंदेलखंड पठार और रीवा पन्ना पठार। तो ये आपकी शॉर्ट रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु समुद्र से दूर होने के कारण होती है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, जो आपको देखने मिलेगी यहाँ पर आपको मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना। तो आपके तो अच्छा, मैं फिर अच्छे से बना देता हूँ। ये जो आपको मध्य प्रदेश का एरिया दिख रहा है, छोड़िए, ये आपका मध्य भारत, ये बुंदेलखंड, ये रीवा पन्ना, यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है क्योंकि ये समुद्र से थोड़े दूर हैं। समुद्र से पास आप देख सकते हैं सतपुड़ा, यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु है, और नर्मदा सोन घाटी और बघेलखंड के यहाँ पर भी मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो मानसूनी प्रकार आप कैसे बोलेंगे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी बारिश होती है, जैसे हमने देखा था बघेलखंड के पठार में। फैन क्यों नहीं चल रहा? तो आपकी ये मानसूनी जलवायु। सम जलवायु मीन्स
सम जलवायु की सामान्य ठंडक, सामान्य गर्मी, ये आपकी जलवायु है। चलिए, ये आपका यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट होता है। अब थोड़ा अपन यहाँ पे सेल समूह के बारे में बात करेंगे, या फिर अपन एक काम करते हैं, ये जो पूरा अपना सेल समूह है, उसके बाद आप देखिए प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसको मैं एक अलग से वीडियो ले लाऊंगा। इसका छोटा सा एक वीडियो अलग से बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा जा रहा है, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो गया है। तो अपन फिर से एक छोटा सा देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने गोंडवाना लैंड का भाग देखा, गोंडवाना लैंड के बारे में जाना। लैंडलॉक स्टेट है ये। नदियाँ यहाँ पर कर्क रेखा में से 14 जिलों को काटती है। नॉर्मली अपन ने देखा मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल, फैनी और पूर्वी पठार, इन 3 भागों में भौगोलिक विभाजन हुआ है, जिसमें आपका मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा और नर्मदा घाटी, ये एक आपके मध्य उत्तर प्रदेश में आते हैं। बाकी आपका सतपुड़ा, मैकाल, फैनी आपका पूरा सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र है। आपका पूर्वी पठार में आपका बुंदेलखंड का पठार आता है। तो ये हमने विभाजन देखा और सबकी थोड़ी थोड़ी अपन ने डिटेल देख ली। अब इसके जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे आपका उद्योग का टॉपिक हो गया, ये अलग आपका लेक्चर आएगा, पर्यटन का अलग लेक्चर आएगा, ठीक। मृदा, नदियाँ, वन, फसल, जलवायु, ये सबके अलग अलग टॉपिक आएंगे, खनिज वगैरह, पर्यटन स्थल, उनमें हम और अच्छे डिटेल से ये जानेंगे। और मेरे हिसाब से आप अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आप समझ जाएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार के बारे में लिखिए, नॉर्मली आपको उसका क्षेत्रफल लिख देना है, जलवायु लिखना है, नदियाँ लिखनी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी होती है, और मिट्टी के आधार पर आप इसकी फसलें लिख सकते हैं कि यहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, चना, कपास होता है। उद्योग आप लिख सकते हैं, कपास में आपका सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप है, और कुछ औद्योगिक क्षेत्र लिख सकते हैं। खनिज में भी आप लिख सकते हैं खनिज क्या क्या हैं। और आपको जैसे इन जिलों में आपको जो पर्यटन स्थल हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो भी इन जिलों में आपको याद रहें वो आप लिख सकते हैं। तो इतना मैं मानता हूँ आपको, अभी आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे विदिशा है, विदिशा में आपकी क्या आ जाती है, सांची का स्तूप। रायसेन में आपकी भीमबेटका आ जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे मेरे हिसाब से। तो ये लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो इसको फिर से आप इसको देख लीजिए, इसको आप टेबल को आप समझ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी डाउन थी, तो काफ़ी जगह मुझे प्रॉब्लम हुई, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने पर्वत पठार के बारे में बात करेंगे और इस टेबल को और अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।